हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के सभी फॉर्मूले एक ही वीडियो में और सीखने वाले हैं कि कितने टाइप से क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है और सभी फॉर्मूले, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बच जाएगा जो हम इस वीडियो में नहीं करने वाले। सभी फॉर्मूले आ जाएंगे एक ही वीडियो में। आपको सिर्फ क्या करना है, वो फॉर्मूले सारे याद करने हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और किस तरीके से रेशियोज यूज होते हैं वो सभी चीज़ें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सभी के सभी जो फॉर्मूले है वो याद कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रेशियो के अंदर चार टाइप के रेशियोज हम करने वाले हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड टाइप है सोल्वेंसी रेशियो। इसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है एक्टिविटी रेशियो। ठीक है। फोर्थ टाइप जो है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो में, तो दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं? एक होता है करंट रेशियो, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो। सभी के जितने भी नाम है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ अभी आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में क्या क्या है? सोल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके बाद है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और बात करें एक्टिविटी रेशियो में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल रेशियो भी कहते हैं। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके बाद क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। इसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड। और लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये सारे के सारे रेशियो इसमें आएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो और लास्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। काफी बार एक और नाम आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मगर मीन जो है ये चार ही रेशो हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से सभी के सभी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो नाम है वो है करंट रेशियो, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। इस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसका रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट रेशियो इक्वल टू में करंट असेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आएगी और आपको सोचने तक की भी जरूरत पड़े। सोचना भी नहीं है सिर्फ। तो यहाँ पर है
करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं? कैश प्लस बैंक प्लस डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस एक्रूड इनकम प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर ये सारी चीजें दिखती हैं तो आपको तुरंत किस में नाम लिख देना है? करंट असेट्स में नाम लिख देना है। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस एडवांस इनकम प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्लस बैंक ओवर ड्राफ्ट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इतनी सारी चीजें जो आती हैं वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में आती है। अब जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी तो मैं आपको दोबारा से चीजें नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ यही है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर इनके नाम दिखते हैं तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी याद कर लेनी है। इसके बाद आता है सेकंड रेशियो जो होता है इसी लिक्विडिटी रेशियो में, जिसका नाम हमने रखा है या कह सकते हैं बुक में जो नाम है वो है लिक्विड रेशियो, या इसको कहते हैं क्विक रेशियो, क्या कहते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड असेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमें सीखना है लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो लिक्विड एसेट्स एक तरीके की करंट एसेट्स जैसी चीज होती है, बस करंट एसेट्स में दो चीजें हटा दें तो लिक्विड एसेट्स बन जाती है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों के डिफरेंस का भी यूज किया जा सकता है। काफी बार वर्किंग कैपिटल गिवन होगा और आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी पूछ लेगा कि ये फाइंड आउट करो, और तो यहाँ से यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या कह सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे याद करना है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें बनती है। अब देखो ये फॉर्मूले इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर करंट लायबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। करंट लायबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कभी भी दे सकता है और किसी भी फॉर्मूले में दे सकता है। तो ये बार बार फॉर्मूले नहीं लिखवाए जाएंगे। जब भी करंट लायबिलिटी के बारे में बात की जाए तो ये फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डेप्थ। तो यहाँ पर होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा टोटल एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स सॉरी सॉरी फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, और कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इनको याद करने का तरीका कैसे है? देखो एक बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट पर ध्यान रखना कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या चीज होती है? देखो यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर लायबिलिटी। अब एसेट्स में तीन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट और लास्ट में करंट एसेट्स। तो इन सबको मिलाकर बनता है टोटल एसेट्स। वहीं ये दोनों हमेशा, जब ये आपको पता है कि भाई टोटल एसेट्स के इक्वल ही इसका आंसर बनता है, तो यहां से टोटल एसेट्स का फॉर्मूला ये बन जाता है। मगर क्वेश्चन में क्या किया जाए कि दूसरी तरफ लायबिलिटी के बारे में बताए, तो लायबिलिटी में इस साइड क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर फंड्स क्या, इक्विटी जो होते हैं, शेयर जो होते हैं, वो सब चीजें होती हैं। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो इन सब का मिक्सचर करके फॉर्मूला बनाया। जब भी टोटल एसेट्स की बात हो जाएगी तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। तो वहां से करंट एसेट्स निकल जाएगी जब फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। इसी तरीके से अगर टोटल एसेट्स गिवन है तो टोटल एसेट्स का एक और फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और देखो इन दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल भी होता है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले में ये चीज आ जाए कि टोटल एसेट्स, जो हमने अभी लिखा भी है, कैपिटल इंप्लॉयड में भी लिखा है, कैपिटल इंप्लॉयड में फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल अगर लिखते हैं तो कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट रेशो का नाम याद रखते हैं। नेक्स्ट रेशो है सोल्वेंसी रेशो। बी जो रेशो है इसको कहते हैं सोल्वेंसी रेशो। देखो नाम से ही पता चल रहा है सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है। जहां पर डेब्ट के बारे में, जब लोन के बारे में बात की जाए, तो सबसे पहला जो रेशो होता है ये होता है डेब्ट इक्विटी रेशो। देखो ये सबसे इजी है और इसके फॉर्मूले भी सबसे इजी है। कैसे है? देखो नाम से पता चलता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो देखो जो डेब्ट बनती है वो किन सब चीजों से बनती है, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी, डिवेंचर्स हो गए, उन सब चीजों। तो इसलिए लिख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी बटे में शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट होती है, डिवेंचर्स प्लस लोन्स, जो कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले। और शेयर होल्डर फंड तो अभी हमने देखा ही है, शेयर होल्डर का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटी। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो डेब्ट अपॉन इक्विटी।
तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर फंड इक्वल टू में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं इसके। तो सिंपल से फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये रेशो ऐसी रेशो है जहां से आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है। डेप्ट का मतलब क्या होता है, जो हम लोन ले रहे हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज सारी की सारी या शेयर होल्डर फंड्स जो हो गए वो सभी के सभी होते हैं। और डेप्ट का मैंने ऊपर भी टोटल डेप्ट का फॉर्मूला भी लिखा है, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से बन सकते हैं और इजीली आप याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रेशो होता है वो होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स डिवाइड में नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज इस तरीके से बन जाएगी। अब अगर मैं बात करूं टोटल एसेट्स की, तो अभी बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हैं वैसे टोटल एसेट्स के, और मैंने बैलेंस शीट भी बना दी है, बैलेंस शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख लेना नॉन करंट असेट्स, जिसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन सी इंक्लूड होती हैं, फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रेशो आता है वो आता है प्रोप्राइटरी रेशो। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है शेयर होल्डर फंड डिवाइड में टोटल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में इंटरेस्ट। ठीक है, कि जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया है टैक्स को माइनस करने पर और इंटरेस्ट को माइनस करने पर, वो सभी के सभी इन नेट प्रॉफिट डिवाइड में इंटरेस्ट। तो ये हमारी क्या खत्म हो जाती है, सोल्वेंसी रेशियो खत्म हो जाती है। सोल्वेंसी रेशियो के बाद अगली जो रेशियो आती है वो आती है एक्टिविटी। और मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 90% आते हैं। 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी रेशियो से आते हैं। तो ये रेशियो जरूर याद रखना, एक पहली वाली रेशियो और एक ये वाली रेशियो। क्वेश्चन 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है वो है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम इसका नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बनता है इसका बनता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में एवरेज स्टॉक। ठीक है, या हम कह सकते हैं COGS डिवाइड में एवरेज स्टॉक, या एक और नाम रख देते हैं सेल्स। काफी बार सेल्स का भी यूज किया जाता है इसमें, मगर मेनली जो अगर क्वेश्चन में COGS के बारे में डिटेल गिवन है तो आपको COGS का ही फॉर्मूला यूज करना है, COGS के अलावा नहीं यूज करना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इतनी चीज दे रखी है तो इतनी चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो सबसे पहले COGS कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो COGS कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं और बहुत बार ये आपके बारे में ये पूछेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या इसको हम कह सकते हैं नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीओजीएस एक और फॉर्मूला होता है सीओजीएस का, जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सब के सब फॉर्मूले जो हैं आपको सीओजीएस में आएंगे, और बहुत बार पूछा जाता है सीओजीएस का फॉर्मूला। सीओजीएस अगर आपको पता है तो सीओजीएस कैलकुलेट करने के दो ही फॉर्मूले हैं, और दो फॉर्मूले हमने बार बार सीखे हैं। ये फॉर्मूले आपको बड़े काम आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कह सकते हैं सीओजीएस का। तो इसलिए सीओजीएस याद रखिए कि सीओजीएस जब भी पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं किसके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं कि नेट सेल, इसमें नेट सेल भी आपको यूज किया गया है। काफी बार नेट सेल के बारे में पूछ लेता है कि अगर नेट सेल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, नेट सेल का मतलब होता है, नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा सेल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया है, नेट सेल्स दिया है। तो इसमें से क्या माइनस करना है, रिटर्न माइनस करना है। तो इतनी चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई क्या माइनस करना है, किस तरीके से माइनस करना है, तो इतना नाम ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, जिसको हम एक और नाम से याद रखते हैं ट्रेड रिसेबल रेशियो। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम है। तो देखो, जब भी डेटर किस लिए यूज होता है, देखो अगर याद हो तो नेट क्रेडिट सेल के लिए। तो ये आता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे में एवरेज ट्रेड रिसेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो, नाम से देखो, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर जो आता है वो क्रेडिट सेल से मतलब रखता है, तो क्रेडिट सेल से ही मतलब रखना है। तो आपको याद रखना होगा कि भाई क्रेडिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे क्रेडिट सेल से मतलब रखना है। तो क्रेडिट सेल के लिए हमें क्या ऊपर आना चाहिए, क्रेडिट सेल, और नीचे देखो इन सभी फॉर्मूलों में एवरेज जो भी नाम दिया गया उसका एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप थोड़ा सा पोज लेके सोचो कि भाई नेट क्रेडिट कैसे सेल होगा। देखो, सेल्स दो ही चीजों से मिलकर बनती है। सेल किससे मिलकर बनती है, कैश प्लस क्रेडिट सेल से बनती है। अगर मैं सेल्स में से क्या माइनस कर दूं, अगर मैं सोचूं तो, अगर मैं क्रेडिट सेल में निकालने के लिए मैं सेल में से अगर कैश सेल माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाता है, क्रेडिट सेल फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भी तो यही पूछा गया है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू पूछा गया है। तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू पूछा गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं इजीली लिख देता हूं, नेट सेल माइनस कैश सेल इक्वल टू में क्रेडिट सेल। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पूछा होता है, एवरेज ट्रेड रिसेबल। देखो, ट्रेड रिसेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से मिलकर बनता है,
एवरेज डेटर से मिलकर बनता है प्लस एवरेज बी आर से मिलकर बनता है। तो इनका एवरेज कैसे निकालूंगा? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, इस तरीके से निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये किस तरीके से, इसी तरीके से बी आर का भी निकालना, बस डेटर के प्लेस पर क्या नाम रख देना है? बी आर नाम रख देना। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरा फॉर्मूला जो आता है इसमें, वो आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। भाई कलेक्ट करना है पैसा, तो कलेक्ट किस पे करना है, किस चीज से करना है? तो देखो यहां पर क्या आएगा, 365 डेज या फिर 52 वीक्स या 12 मंथ्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और नीचे आएगा डेटर टर्न ओवर रेशियो, जो अभी हमने निकाला है DTR, वो फॉर्मूले में आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, इसका नाम है क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो, या एक और नाम है क्रेडिटर के साथ एक और नाम आता है। क्या नाम आता है? ट्रेड पेबल रेशियो, टर्नओवर रेशियो। जो आता है सॉरी, जो निकल कर आता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड में एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज कैसे निकल के आएगी? क्रेडिट परचेज टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न माइनस करने पर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू में टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, इसके अलावा एवरेज ट्रेड पेबल, ये कैसे फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। अब ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ध्यान से देखो। इसका होता है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस प्लस देखो, एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए होता है। तो बस इतना ही तो काम करना है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग गिवन होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग गिवन होना चाहिए। बाकी चीजें कुछ भी ऐसी नहीं गिवन होंगी तो भी काम चलेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या गिवन होगा, ओपनिंग क्लोजिंग। मैं सिर्फ एक का बता रहा हूँ, ये बिल्स पेबल में भी यही सेम चीज यूज होगी। तो आप एक जगह पे नोट कर लीजिए और किस तरीके से करना है ये चीज समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है, वो आता है फिफ्थ फॉर्मूला, एवरेज पेमेंट। देखो अब यहाँ पर हमें पेमेंट करनी है, यहाँ पर क्या करनी है? पेमेंट करनी है। वहां पर हमने क्या की थी? कलेक्शन किया था। तो पेमेंट कब करते हैं? क्रेडिटर को पेमेंट करते हो 365/52 और यहाँ पर आ जाएगा CTR। CTR का मतलब होता है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से चीजें बन जाएगी। इसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? जब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो दोनों से निकल सकता है, किससे? COGS या सेल्स डिवाइड में वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मैंने नाम बताया, COGS का नाम क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वर्किंग कैपिटल हमें पता है कैसे निकलता है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और COGS और सेल्स के बारे में हमने भी ऊपर पढ़ चुके हैं।
ठीक है। अब फोर्थ जो रेशो आती है वो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट इंटू 100 बटे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। हमने देखा था जब ट्रेड रिसीवेबल बनाया था, ट्रेड रिसीवेबल बनाते समय एक तरफ क्या लिखा हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो एक तरफ ओपनिंग स्टॉक, एक तरफ क्लोजिंग स्टॉक, और फिर सेल्स थी एक तरफ परचेज थी, एक तरफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, उनके बीच का जो डिफरेंस था वो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया था। तो या तो इतना नाम याद रखना कि सीओजीएस, नेट सेल माइनस सीओजीएस होता है ग्रोस प्रॉफिट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू में नेट सेल माइनस सीओजीएस। ठीक है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल बना भी देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और एक तरफ सेल्स गिवन होती थी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, एक तरफ ओपनिंग स्टॉक गिवन होता था, परचेज गिवन होता था, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन होते थे। ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्या निकल के आता था, याद हो तो ये सीओजीएस वगैरह बन जाते हैं और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था जो बैलेंसिंग फिगर होती थी। ठीक है। अगर वैसे याद नहीं होता फॉर्मूले से तो इस तरीके से याद रख लेना कि ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ठीक है। ये परचेज है। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली है, तो यहां से याद रख लेना कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट इंटू 100 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। आगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस 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 एनी इनकम। तो इस तरीके से याद रखना, और यही याद रखना कि जब हम कब क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो एक तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, एक तरफ इनकम होती थी और ग्रॉस प्रॉफिट होता था। देखो इस तरीके से कुछ पीएनएल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, यहाँ पर इनकम होती थी, और यहाँ पर क्या होता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इन दोनों को जोड़कर यहाँ से निकल के आता था नेट प्रॉफिट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में चीजें बनेंगी। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर नहीं याद रहे तो यहाँ से याद रख लेना, यहाँ पर दिमाग लगा लेना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से अमाउंट गिवन हो तो हमारे तरफ से नेट प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। नेक्स्ट जो रेशो था वो था ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकलता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होते हैं? सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इनडायरेक्ट, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से चीजें निकल कर आती हैं। अब फोर्थ रेशियो पूछना है, पूछा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़े आसानी से निकल सकता है। अगर आपने क्या निकाला है, ऑपरेटिंग रेशियो निकाला, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या कर दो, 100 में से माइनस कर दो, ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं करना तो एक फॉर्मूला और होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, कॉस्ट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होती है लास्ट, ये यूज ज्यादा किया नहीं जाता मगर फिर भी मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर, रेवेन्यू ऑन इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ROI के नाम से। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। नीचे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100। ठीक है, तो ये सभी को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो वही फॉर्मूले हमें दोबारा से लगाने। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो सीख लिए हैं। जो फॉर्मूले आने थे वो सभी मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा कोई भी और फॉर्मूला अब अकाउंटिंग रेशो में नहीं बचा है, इनसे बाहर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और देखो, अभी जो हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस करेंगे वो सिलेक्टिवली जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, टाइप वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी के सभी करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ये पूरी वीडियो देख कर आएंगे। अगर ये पूरी वीडियो देख कर आएंगे तो चैनल को क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएंगी बोर्ड की, क्योंकि इसके बाद अभी जो आने वाली वीडियो है जिसके लिए मैं पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, मैथ्स हो, बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सब की तैयारी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप देखेंगे। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई चैनल एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पर चीजें फॉर्मूले कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जाकर देखें और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।